तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के गांवों की और उन तक पहुंचती डिजिटल क्रांति की आहट की। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि 2015 में ये जो डिजिटल इंडिया मिशन शुरू हुआ था, हाँ, 2015 में उसकी कोशिश रही है कि वो गांव-गांव तक पहुंचे। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन पर मतलब असल में क्या हो रहा है, इसका रंग रूप कैसा है। सही है। और देखो, जो स्रोत हैं हमारे पास, वो एक तरह से मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। उम्मीदें तो बहुत हैं, कुछ बदलाव दिख भी रहे हैं, ठोस बदलाव। लेकिन मुश्किलें भी कम नहीं हैं, वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से ये समझें कि ये जो डिजिटल बदलाव है, ये गांवों की जिंदगी को कहाँ तक कितना छू पाया है। बिल्कुल। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये डिजिटल इंडिया मिशन जब 2015 में आया तो इसका विजन क्या था, मतलब सपना क्या था बड़ा वाला? हाँ, सपना तो बड़ा था। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, एक नॉलेज इकोनॉमी, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां जानकारी ही सब कुछ हो। ठीक है। और इसको हकीकत बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम शुरू हुआ। जैसे एक तरफ तो भारत नेट परियोजना, हाँ, सुने इसके बारे में, ऑप्टिकल फाइबर वाली। वही ऑप्टिकल फाइबर के जरिए गांवों तक तेज इंटरनेट पहुंचाना। फिर लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए वो पीएमजी-दिशा अभियान। अच्छा, पीएमजी दिशा ट्रेनिंग वाला है ना? हाँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। इसका मकसद था गांव के लोगों को स्मार्टफोन, इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करना सिखाना। और फिर वो आधार, डिजिलॉकर, यूपीआई, ये सब भी इसी का हिस्सा है। बिल्कुल। ये ऑनलाइन सेवाएं और ई गवर्नेंस, मतलब सरकारी काम ऑनलाइन हो, इस पर बहुत जोर था। ये तो काफी बड़ा दायरा लगता है। अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। गांव में इंटरनेट पहुंचाने की बात हुई, फाइबर बिछाने की, कॉमन सर्विस सेंटर्स खुले। क्या वाकई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है? खुले भी हैं, जो एक तरह से डिजिटल हेल्प सेंटर जैसे हैं। पर स्रोत ये भी साफ कहते हैं कि कई दूर दराज के इलाके हैं, खासकर पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्र, वहां नेटवर्क अब भी एक बड़ी चुनौती है। स्पीड नहीं मिलती, कनेक्शन भरोसेमंद नहीं है। ये तो एक बड़ी दिक्कत है। और ये जो डिजिटल पेमेंट का इतना हल्ला है, यूपीआई का, क्या ये वाकई गांव के छोटे दुकानदार या मजदूर तक पहुंच गया है? वो जनधन, आधार, मोबाइल, जैम ट्रिनिटी जिसे कहते हैं। देखो, फर्क तो पड़ा है। यूपीआई से कैश पे निर्भरता कम हुई है, ये सच है। छोटे दुकानदार भी अब क्यूआर कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं। अच्छा। और जेम ट्रिनिटी ने, मतलब जनधन खाते, आधार और मोबाइल ने सरकारी पैसा सीधे लोगों के खाते में भेजना आसान किया है। बिचौलिए कम हुए, खासकर सरकारी योजनाओं में। लेकिन इसमें भी कोई लेकिन है। हिचकता है। समझ आता है। और वो जो ट्रेनिंग वाली बात थी, पीएमजीडीएसए, लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी, क्या उससे डिजिटल साक्षरता वाकई बढ़ी? हाँ, ट्रेनिंग तो दी गई है। लोग स्मार्टफोन चलाना, कुछ ऐप्स इस्तेमाल करना सीखे भी हैं। पर चुनौती है कि ये कितना टिकाऊ है। और भाषा की दिक्कत कैसे? ज्यादातर जो कंटेंट है, जानकारी है, वो या तो हिंदी में है या अंग्रेजी में। अब जो स्थानीय भाषा बोलते हैं, उनके लिए ये एक रुकावट बन जाती है। और फिर बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें साथ लेकर चलना अभी भी थोड़ा मुश्किल काम है। सही कहा। स्वास्थ्य की बात करें तो ई संजीवनी टेली परामर्श का जिक्र है। क्या गांव के पीएचसीज, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसका फायदा उठा पा रहे हैं? ई संजीवनी देखो, एक अच्छी कोशिश है, इसमें कोई दो राय नहीं। खासकर उन जगहों पर जहां डॉक्टर आसानी से नहीं मिलते, वीडियो कॉल पर सलाह मिल जाती है। हाँ, ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसकी कामयाबी भी वही अच्छी कनेक्टिविटी पर और वहां जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो कितने डिजिटल फ्रेंडली हैं, इस पर निर्भर करती है। अपॉइंटमेंट बुकिंग, रिकॉर्ड रखना, ये सब ऑनलाइन हुआ है, पर ये सब जगह एक जैसा फैला हो ऐसा नहीं है अभी। और सरकारी सेवाएं, जैसे जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन होना, पेंशन वगैरह, किसान ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? कितना आम है ये सब? देखो, ई गवर्नेंस का एक बड़ा फायदा तो ये है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर कम काटने पड़ते हैं, थोड़ी पारदर्शिता भी आती है। हाँ, वो तो है। जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन होने से उम्मीद है कि झगड़े कम होंगे। किसान भी कुछ ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मौसम की जानकारी के लिए या पीएम किसान योजना के लिए। पर ये अभी ज्यादातर वही किसान कर रहे हैं जो थोड़े टेक सेवी हैं, जागरूक हैं। तो मतलब पहुंच अभी भी सीमित है। हाँ, और यहीं पर चुनौतियां और भी हैं। जैसे कनेक्टिविटी और साक्षरता की बात तो हमने की, लेकिन साइबर फ्रॉड का डर भी है। अच्छा, ऑनलाइन ठगी? हाँ, जानकारी की कमी से लोग आसानी से ठगी का शिकार हो जाते हैं। और एक सबसे बुनियादी सवाल जो स्रोतों में भी उठाया गया है, क्या सबसे गरीब परिवार, जिसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल है, वो स्मार्टफोन और महंगा डेटा प्लान खरीद सकता है? ये बहुत अहम सवाल है, वाकई। ये सारी चुनौतियां हैं,
तो ये सब सुनकर लग रहा है कि तस्वीर वाकई मिली जुली है। वैसे कुछ अच्छी कहानियां भी तो होंगी, स्रोतों में कुछ उदाहरण हैं? हाँ, है बिल्कुल। जैसे कहीं राजस्थान की एक महिला का जिक्र है जिसने टेलीमेडिसिन से अपने बच्चे का इलाज करवाया, या छत्तीसगढ़ का कोई आदिवासी किसान है जो यूट्यूब से खेती के नए तरीके सीख रहा है। ये छोटे छोटे उदाहरण हैं, पर ये दिखाते हैं कि क्षमता तो है इस तकनीक में। ये उम्मीद जगाते हैं। बिल्कुल। ये बताते हैं कि अगर पहुंच हो और समझ हो तो तकनीक वाकई जिंदगी आसान बना सकती है, बदल सकती है। डिजिटल इंडिया ने गांव को दुनिया से जोड़ा तो है, इसमें कोई शक नहीं। नई जानकारी दी है, कुछ सुविधाएं भी बढ़ी हैं। पर ये कहना कि क्रांति पूरी हो गई है, ये शायद जल्दबाजी होगी। सफर अभी लंबा है। तो अंत में ये सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी है कि जैसे जैसे ये डिजिटल उपकरण और गहरे बैठेंगे गांवों में, क्या हम वाकई ज्ञान और अवसरों का एक तरह से लोकतंत्रीकरण, मतलब सबके लिए बराबरी देख पाएंगे, या फिर ये जो डिजिटल डिवाइड है ये एक नई तरह की असमानता को और गहरा कर देगा? ये सोचने वाली बात है।